बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो किन चीजों पर मुश्तमिल होता है और किन चीजों पर डिपेंड करता है। वो हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, क्योंकि अमीनो एसिड एक सब यूनिट है जिससे मिलकर एक मैक्रोमोलेक्यूल यानी प्रोटीन बनता है, तो उसका नंबर बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। नंबर टू पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस यानी उनके अरेंजमेंट क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। और तीसरे नंबर पे फिर जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगी, उन इन तीन चीजों पे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेगा। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ज्यादा बेहतर तरीके से जानने के लिए हमने चार बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेना और उन्हीं की मदद से हम इसके स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारे पास प्राइमरी लेवल है यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहला जो अमीनो एसिड को सीक्वेंस किया गया इन प्रोटीन, वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एफ सेंगर। एफ सेंगर वाज द फर्स्ट हु डिटरमिन्ड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। किसके अंदर? इंसुलिन में। अब नंबर ऑफ अमीनो एसिड देखा जाए तो इंसुलिन और हीमोग्लोबिन यानी ये दो हमारे पास प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें देखें तो इंसुलिन जो सबसे पहले जिसका सीक्वेंस डिटरमिन किया था एफ सेंगर ने, इसके अंदर दो चेन्स थी जिसमें मैंने एक को अल्फा नाम दे दिया और एक को बीटा चेन का। अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड्स थे और बीटा चेन में हमारे पास 30 अमीनो एसिड्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं इन केस ऑफ इंसुलिन प्रोटीन वो हमारे पास 51 है। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं नंबर ऑफ अमीनो एसिड की, इसके बाद हम सीक्वेंस की तरफ भी आएंगे और उसको देखेंगे कि वो किस तरह स्ट्रक्चर में अपना किरदार अदा करें। नंबर टू पे अगर बात करूं तो हमारे पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर। ये ऑक्सीजन कैरियर के तौर पे काम करती है आरबीसी के अंदर। तो ये कंसिस्ट करती है 4 चेन्स पर, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं। ईच अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड्स हैं और 2 बीटा चेन में हमारे पास 146 अमीनो एसिड है, जिसका सम ऑफ हमारे पास 574 अमीनो एसिड्स बनता है। तो ये हमारे पास दो बेसिक लेवल की हमारे पास प्रोटीन्स थी जिनके अमीनो एसिड का नंबर हमें मालूम हुआ। तो उसके बाद अब हमने देखना था कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कितनी मौजूद होती हैं। तो अगर देखा जाए तो ओवर 10,000 प्रोटीन्स पर एक ह्यूमन बॉडी जो है वो मुश्तमिल होती है। और ये जो 10,000 प्रोटीन्स है ये सिर्फ 20 इकसाम के अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है। जिस तरह मैंने कहा कि अभी हम नंबर ऑफ अमीनो एसिड की पहले बात कर रहे थे, तो अब सीक्वेंस पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो 10,000 प्रोटीन है जो 20 इकसाम की अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं, तो इसका मतलब वहां पर ये जो 20 इकसाम के अमीनो एसिड है उनका सीक्वेंस जो है, उनकी अरेंजमेंट को सिर्फ वाली हम चेंज कर दें तो हमारे पास टाइप ऑफ प्रोटीन भी चेंज हो जाएगी और उसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। Whether sequence and a number of amino acid in a protein depends on the information present on a DNA। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सा मैं सेंट्रल डोगमा आपके सामने बनाता हूं। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। अब प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस होना है, क्या नंबर होना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम द डीएनए। और ये जो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है इसे हम नाम देते हैं सेंट्रल डोगमा, या ये हमारे पास कहलाएगा जेनेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें डीएनए से आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू चेंज किया जाता है, फिर आरएनए से प्रोटीन में जो कन्वर्ट किया जाता है वो हमारे पास ट्रांसलेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। यहां से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसी के मुताबिक वो टाइप ऑफ प्रोटीन बनेगी। लेकिन अगर यहां पे कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रोटीन की नेचर पे भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि वो टोटली उसके स्ट्रक्चर को भी तब्दील कर सकता है बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, और समटाइम्स क्या है उसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी मिसिंग हो सकते हैं। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया की। ये एक असल में बीमारी है जिसमें होता क्या है कि बेकम या एक एरर आप कह लें कि आ जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, दैट कैन इफेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। खाली सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इफेक्ट नहीं होता, दैट आल्सो इफेक्ट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन जस्ट इन सिकल सेल एनीमिया। नॉर्मल जो हमारे पास आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रखने वाला एक हमारे पास प्रोटीन है। तो होता यह है कि इसमें 574 अमीनो एसिड पर ये मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन।
तो उसके किसी एक अमाइनो एसिड में चेंज आ जाता है, यानी 574 में हमारे पास 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स थी, तो बीटा चेन के एक अमाइनो एसिड की तब्दीली की वजह से उसका जो हीमोग्लोबिन का असल स्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाता है, यानी वो ऑक्सीजन कैरिंग जो उसकी कैपेसिटी है वो इफेक्ट हो जाती है, और जो आपके पास प्रोटीन की शेप बन जाती है वो सिकल लाइक हो जाती है। सिकल कहते हैं हम दरांती को या दातरी को, जो कि इस्तेमाल होती है घास को काटने के लिए, तो उस शेप का हो जाता है, जिससे उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी इफेक्ट होती है, और ऐसे बंदे की जो है वो अनीमिया, क्योंकि हम लैक ऑफ ब्लड को भी कहते हैं, तो खून की कमी होने का मतलब है कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल नहीं हो रहा, तो उससे एक इंसान की मौत भी वाकई हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वो कहता है कि जनरली अगर बात करूं तो ज्यादातर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक फ्लैट लाइन या लीनियर फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स पर या चेन ऑफ अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल नहीं होते, वो हमेशा आपको हेलिकल शेप में मिलेंगे। हेलिकल शेप में हम टर्म यूज करते हैं अल्फा हेलिक्स की, उसके अंदर ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये स्पाइरल शेप इख्तियार कर लेती हैं। ये जस्ट लाइक इस तरह लगता है कि जैसा पुराने जमाने में जो टेलीफोन यूज होते थे उनकी जो तार होती थी, बिल्कुल एज इट इज उसी तरह का जो फॉर्म और स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलता है। और इस अल्फा हेलिक्स में हमारे पास ईच जो टर्न होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं वो हमारे पास 3.6 अमाइनो एसिड उसके अंदर शामिल होते हैं। बट समहाउ इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये भी देखा गया कि ये अल्फा हेलिक्स में एक बीटा पिलिएटेड शीट की फॉर्मेशन भी होती है। बीटा पिलिएटेड शीट क्या होती है कि सिंपली एक जो हेलिकल फॉर्मेशन हुई हुई है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन जो है दैट फोल्ड बैक, वो अपने ही ऊपर लिपटना शुरू हो जाए, तो ये जो आपके पास फॉर्म और स्ट्रक्चर बनता है इसे हम नाम देते हैं बीटा पिलिएटेड शीट का। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब चलते हैं हम टर्शरी स्ट्रक्चर यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। वो कहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो समटाइम्स बेंड करती है, फोल्ड्स बैक होती है टू फॉर्म अ ग्लोबुलर शेप। अब इसकी शक्ल और सूरत कैसी होती है इसको समझने का बड़ा आसान तरीकेकार है। इसके लिए भी अगेन हम एग्जांपल ले सकते हैं एक टेलीफोन की तार की तरह। कि टेलीफोन की तार में हम देखते हैं कि जब कभी वो एंटेंगल हो जाती है उसमें गुंजल पड़ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो इस तरह ग्लोबुलर शेप इख्तियार कर जाती है कुछ इस तरह। तो यही जो फॉर्म और स्ट्रक्चर आपके पास फॉर्म होता है इन केस ऑफ प्रोटीन, जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाएगा। अब इस टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए 3 किस्म के बॉन्ड अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें आयोनिक है, हाइड्रोजन है और डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं। अब डाइसल्फाइड ब्रिजेस, एक और बात ध्यान में रखनी है कि जहां पे मैंने बात की थी आपके साथ प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो उसमें जो चेन्स थी उन चेन्स को आपस में जोड़े रखने में ये डाइसल्फाइड ब्रिज काम कर रहा था। इसी तरह अगर हम स्पाइरल शेप में देखें तो इसके जो फॉर्म को बिल्ड करने में हाइड्रोजन और देन आयनिक बॉन्ड जो है वो इस कंप्लीट फॉर्मेशन में क्या है, इन तीनों बॉन्ड्स की मदद से ये टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। अब टर्शरी स्ट्रक्चर की एक बड़ी खसूसियत होती है कि दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। वो किस तरह, वो कहता है कि जो इसके अंदर 2 किस्म के अमाइनो एसिड हैं, कुछ आपके पास हाइड्रोफोबिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर भागे, और हाइड्रोफिलिक वो है जो कि पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट हो। तो सिंपली वो हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोफोबिक वाले अमाइनो एसिड जब ये इस तरह ग्लोबुलर फॉर्म बन रहा होता है तो वो सारे के सारे अंदर मौजूद हैं जो आपके पास हाइड्रोफोबिक है, और हाइड्रोफिलिक क्योंकि बाहर होते हैं इसलिए देखा यह गया कि ये इजीली जो है सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ये इसकी नेचर है। इसी तरह फिर हम नंबर 3 से 4th वन पे आओ तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सबसे एक्सट्रीम पर है। ये बनती है बाय द एग्रीगेशन ऑफ टर्शरी चेन, यानी आप समझे कि एक ग्लोबुलर फॉर्म ये है और दूसरी ग्लोबुलर फॉर्म एक और है। अगर इनको आपस में मर्ज कर दें, इकट्ठा कर दें, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनेगा। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में 3 इंटरेक्शंस अपना रोल प्ले करती है। एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो होगी, नंबर 2 पे हाइड्रोजन बॉन्ड वही सेम, और आयनिक बॉन्ड जो है वो अपना किरदार अदा करेगा। और इसमें जो ज्यादातर हम एग्जांपल कोट करते हैं वो हीमोग्लोबिन की है। हीमोग्लोबिन है वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के तौर पे भी और टर्शरी स्ट्रक्चर के तौर पे भी उसको एग्जांपल के तौर पे कोट किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।